जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं। और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वो सारे के वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगे। और दोस्तों, कल से मॉर्निंग में हम जो है इसी चैनल में रुक्मणी पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था। तो यह वक्तव्य जो है आपका राल्फ फिच के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, राल्फ फिच के द्वारा जो है आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन कहा गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो इब्न बतूता था जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हर्ष के दरबार में ह्वेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ह्वेन सांग को दूत के रूप में किसी ने नहीं भेजा था। और बात करें दोस्तों ह्वेन सांग की, तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार में ये ह्वेन सांग आया था। और दोस्तों, यह एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में भारत आया था। तो ये भी याद रखिएगा, इसको किसी ने भेजा नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है पहले को किससे मिलाया जाए। तो पहला कह रहा है लकुलिस। तो लकुलिस का संबंध किससे है। तो लकुलिस का संबंध पशुपात से है। तो आपका ए का तीसरे से। फिर है नागार्जुन। तो नागार्जुन का संबंध किससे है। नागार्जुन का संबंध आजीवक से है। तो आपका बी का पहले से। सी कह रहा है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। तो सी का चौथे से। और डी कह रहा है गोसाल। तो गोसाल का जो है संबंध शून्यवाद से है। तो डी का दूसरे से। तो इस प्रकार आपका मिलान होगा। चलिए देखते हैं कूट के माध्यम से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो आपको बताना है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वाजसनेयी की जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, जिसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख मिलता है। और यह 40 अध्यायों में विभाजित है। तो ये भी याद रखिएगा, यह 40 अध्यायों में क्या है, विभाजित है यजुर्वेद। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। आपका पहले सूची फर्स्ट दिया है, फिर आपका बाद में सूची सेकंड दिया है। तो
आपको बताना है। पहला है द रोलिंग एक्ट 1773। तो द रोलिंग एक्ट 1773 में का प्रावधान किससे है सूची सेकंड में? तो आपका हो जाएगा 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये आपका रोलिंग एक्ट 1773 में हुआ था। तो ये जो है ए का चौथे से हो जाएगा, तो ये आपका ए में आएगा। फिर है दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सूची सेकंड में इसका तीसरे से संबंध है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ जो है भारत सरकार परिषद अधिनियम 1909 में हुआ था। तो ये आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों सी ऑप्शंस कह रहा है सूची फर्स्ट में भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 संबंध है द्वैध शासन का प्रारंभ से, तो ये आपका सी हो जाएगा। और डी का जो है 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है पहले से संबंध हो जाएगा। प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया है। तो आपने देखा दोस्तों, ए का चौथे से, बी का तीसरे से, सी का दूसरे से और डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए को चौथे से, बी को तीसरे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस और दक्षिणीपंथी का समाप्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन से जो है उनका झगड़ा केंद्रित हो गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो जो चौरी चौरा स्थान है वह किस जनपद से स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर से में जो है चौरी चौरा स्थित है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ से जनित दास पहला कह रहा है। तो जनित दास का संबंध जो है भूख हड़ताल से है। तो ए का दूसरे से। फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किससे था? तो बी का तीसरे से मुठभेड़ के दौरान, यानी कि आज़ाद जी की मृत्यु मुठभेड़ के दौरान हुई थी। और सी कह रहा है भगत सिंह। तो भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी, यानी कि सी का चौथे से। फिर है डी कल्पना दत्त। तो कल्पना दत्त का जो है संबंध आजीवन कारावास से है, क्योंकि कल्पना दत्त को जो है आजीवन कारावास अंग्रेजों के द्वारा दे दिया गया था। तो आपने देखा पहले का दूसरे से, बी का तीसरे से, सी का चौथे से और डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहले को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को पहले से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था उसके संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के जो है संस्थापक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की थी, यानी बंगाल विभाजन के समय इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है जिसमें महासागरीय परिखा और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड में स्थान दिए हुए हैं। तो पहला ए ऑप्शन कह रहा है एल्यूसियम। तो एल्यूसियम का संबंध किससे है? तो एल्यूसियम का संबंध उत्तर प्रशांत महासागर से है। तो ए का दूसरे से। फिर है कारमेडक।
तो कारमेडक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दक्षिण प्रशांत महासागर से है, तो बी का तीसरे से। फिर है सुड्डा, तो सुड्डा का जो है संबंध किससे है? तो सुड्डा का संबंध हिंद महासागर से है। फिर है एस सैंडविच, तो एस सैंडविच का संबंध जो है दक्षिण अंध महासागर से है। तो आपने देखा ए का दूसरे से, बी का तीसरे से, सी का पहले से और डी का चौथे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें पहले को यानी ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को पहले से और डी को चौथे से मिलान कराया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भूपटल पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी की भूपटल है उसमें द्रव्यमान प्रतिशत सबसे ज़्यादा किसका पाया होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का सर्वाधिक द्रव्यमान होता है। और बात करें दोस्तों इसका द्रव्यमान 46.8% होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बाणसागर परियोजना स्थित है, तो बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों बाणसागर परियोजना की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 120 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है और लंबाई जो है 120 मीटर है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नागरिकृत है? तो इनमें से बताना है कौन सा देश राज्य जो है आपका सबसे कम नागरिकृत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है सबसे कम नागरिकृत जो है राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नागरिकृत जो का आंकड़ा है 35.67% पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में जो है नागरिकृत आंकड़ा 35.67% है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपको बताना है इनमें से सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जगह पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा श्रावस्ती। और बात करें दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर 34.8% है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आंकड़ा भी पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी फसल जो है नकदी फसल नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार जो है आपकी नकदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों फसलों की, तो फसलों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका खाद्यान्न फसल और दूसरा नकदी फसल। खाद्यान्न फसल में दोस्तों गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार आदि चीज़ें आती हैं, जबकि नकदी फसल में आपका जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास आदि चीज़ें आती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। तो याद रखिएगा स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है क्वेश्चन मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं?
तो जो मुद्रास्फीति की दरें होती हैं वो आपका थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता आरबीआई को माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में जो है पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रभावित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1993 में किया गया है। अगर बात करें दोस्तों, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला कथन कह रहा है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता है, जो कि आपका सही है। कारण कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये भी आपका सही बताया है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें कथन तथा कारण दोनों को राइट बताया हो। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों को सही बताया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। तो जो केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है वह कौन सी अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। अगर बात करें दोस्तों 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में 100 विषय तथा राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में सम्मिलित हैं। तो ये भी याद रखिएगा जो है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A के तहत जो है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या बताता है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, यही आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जो मानव शरीर में क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 जो है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, और यह 23 जोड़ों में होते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्रोमोसोम कितने जोड़ों में होते हैं। तो 23 जोड़ों में क्रोमोसोम मानव शरीर में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 46 होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा एमामाइड के रूप में यूरिया जो है नाइट्रोजन में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन एमामाइड के रूप में पाया जाता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है और यह दाने के रूप में पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जो दूध होता है उसका दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का मुख्य कारण अपकेंद्री बल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अपकेंद्री बल। तो दोस्तों अगर बात करें अपकेंद्री बल की, तो अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल है जिसकी दिशा सदैव बल के विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से मैथ का सेशन आपका स्टार्ट है, जिनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और जो है अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चनों को। तो हिंदी का आपका क्वेश्चन 36 नंबर से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की खोज कृति किसकी है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि भारत की खोज कृति जो है आपकी किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की जो है भारत की खोज कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई एग्जामों में पूछी हुई है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो इनमें से चारों में से आपको लोकोक्ति को पहचानना है कि कौन सी इसमें लोकोक्ति है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की, यही आपका लोकोक्ति है। बाकी आपके जो है टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? मुहावरे हैं। जबकि आपका आ बैल मुझे मार, यह आपकी लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द जो है आपका विधाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यही आपका अशुद्ध दिया है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, यही आपका गलत दिया है। इसका शुद्ध रूप होना चाहिए कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, यही इसका शुद्ध रूप है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आपको यहाँ पर भावी शब्द का जो है विलोम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भावी शब्द का विलोम अतीत होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भावी शब्द का विलोम अतीत होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो जो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग जो है प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं 13 शतक लगाने वाले टेस्ट मैचों में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों वीरेंद्र सहवाग की, तो वीरेंद्र सहवाग विश्व के 18वें जो है खिलाड़ी बन गए हैं और भारत के पहले खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है। और अगर आपसे पूछे विश्व में किस नंबर में है, तो विश्व में 18वें नंबर पे ये ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 52 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो वैश्विक स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है।
तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गंदे पानी का सही से निपटान न करना, यही आपका राइट हो जाएगा। इसी वजह से पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किट्ठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस शहर के पास स्थित हैं? तो आपको बताना है किट्ठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा में ये दोनों स्थित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय स्थित है। और अगर बात करें दोस्तों टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुई है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपका देश दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानियां दिया है। तो पहला आप ए ऑप्शन कह रहा है तंजानिया। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा होती है। तो ए का तीसरे से। फिर है केन्या। तो केन्या की राजधानी नैरोबी होती है। तो बी का दूसरे से। फिर है नमीबिया। तो नमीबिया की राजधानी जो है विंडहाक होती है। और है डी कह रहा है मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी रबात होती है। तो आपने देखा ए का तीसरे से, बी का दूसरे से, सी का चौथे से और डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को दूसरे से, सी को चौथे से और डी को पहले से मिलान कराया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 माह राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों लोकसभा की, तो लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक को पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। तो ये भी याद रखिएगा। निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 माह की अवधि होती है, जबकि सरकारी विधेयक पास करने के लिए या पेश करने के लिए जो है 7 दिन की जो है अवधि होती है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 पीटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा आपका नई दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बीच जो है समझौता हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में जो है विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए समझौता हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी हुई है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4% की जो है जन्म दर में कमी हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में
यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में किस भारतीय महिला ने देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता है? तो ऐसी कौन सी महिला हैं जिन्होंने IWF में जो है भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षदास शरद गरुड़ के द्वारा जो है जीता गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस सरकार के द्वारा जो है व्हीकल मूवमेंट ट्रैफिक सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष फार्मा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 64 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC के द्वारा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 21 मई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो जो आपका ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी वह किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की अध्यक्षता में जो है यह बैठक संपन्न हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों भारत में इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जल वायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 68 नंबर का क्वेश्चन है, मई 2022 में एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम था उसका आयोजन लंदन में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24 मई 2022 को वार्ड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जो वार्ड के नेताओं थे उनका शिखर सम्मेलन टोक्यो में जो है आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक जो है 54वीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछता है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका जापान है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 54वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।